नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। हम आज हिंदी साहित्य का जो विभाजन और नामकरण पढ़ रहे थे उससे आगे का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का जो विभाजन और नामकरण है वो लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आदिकाल पढ़ेंगे। और आज जो ये साहित्य का विभाजन और नामकरण है इसमें हम मिश्रबंधु, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त इन चारों का पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा आदिकाल का किस किसने क्या क्या नाम दिया, मतलब किसने क्या नामकरण किया और उनकी क्या विशेषताएं, किस तौर पे उन्होंने वो नाम दिया, वो भी हम आज इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम कल से आदिकाल शुरू करेंगे, जो कुछ हिस्सों में बटेगा, जैसे कुछ पार्ट्स बनेंगे उसके, लेकिन पूरा कंप्लीटली करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, हम आज ये शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का विभाजन। मिश्रबंधु ने इसका क्या नाम दिया, किस प्रकार दिया, उनकी क्या कमियां रही और कितनी मान्यताएं रही, कितना उनको स्वीकार किया गया, ये देखिए यहाँ पे। जैसे ये मिश्रबंधु है, इन्होंने 5 भागों में आदिकाल का विभाजन किया। आरंभिक काल, अब जैसे आपको पता है आरंभिक काल और जो ये रहता है कि मध्यकाल, अलंकृत काल, ये परिवर्तन काल, वर्तमान, ये एक विकासवादिता के आधार पर है। मतलब किसी भी समय का जब विकास होगा तो वो इसी प्रकार बताया जाएगा कि किसी का आरंभ हुआ, फिर मध्य हुआ, फिर अंत हुआ या आधुनिक हुआ। ये एक सामान्यतः विकासवादिता के आधार पे है। तो इसलिए इसमें आरंभिक काल दिया इन्होंने जो समय था वो 700 ईस्वी से माना। और फिर इन्होंने क्या करा कि आरंभिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। जैसे इन्होंने 700 में बांटा। ये सवाल भी पूछा जाता है कि मिश्रबंधु ने जो आदिकाल का है वो समय क्या दिया, तो 700 ईस्वी के आसपास दिया। क्योंकि रामकुमार वर्मा का याद रखना आप, उन्होंने 750 ईस्वी दिया, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। तो 700 दिया। और ये पूर्व आरंभिक काल और फिर उत्तर, इन्होंने हर काल के 2-2 भाग फिर से विभाजन कर दिए। तो आरंभिक काल का भी 2 भागों में विभाजन किया आगे जाके। फिर मध्यकाल दिया। अब देखिए आरंभिक काल को अपन सामान्यतः नाम क्या देंगे, आदिकाल। आदिकाल को ही इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया। ठीक है। जो मध्यकाल है जिसे अपन भक्तिकाल कह सकते हैं, जो रामचंद्र शुक्ल है जिन्होंने भक्तिकाल नाम दिया। और जो अलंकृत काल है वो आपका जो रीतिकाल है उसको इन्होंने अलंकृत नाम दिया। आप ऐसे ध्यान रखिएगा। और ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है इनका कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो ये अपने मिश्रबंधु विनोद हो जाएंगे। फिर से इन्होंने हर काल को 2 भागों में बांटा, मध्यकाल को भी 2, पूर्व और प्रौढ़, और अलंकृत काल को भी पूर्व और उत्तर। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे विभाजन कर दिए। तो ये क्या असंगत है, विभाजनों का जो प्रकार है बहुत ज़्यादा कर दिए। और फिर आगे परिवर्तन कर दिया और वर्तमान। तो ये परिवर्तन है, ये तो बिल्कुल असंगत है, कोई औचित्य नहीं है इसका आगे का। और फिर वर्तमान काल एक, तो इनके क्या विभाजन बहुत ज़्यादा कर दिए, तो स्वीकारा नहीं इस बात को आगे जाके। और हाँ, बस इसके 2 सवाल बहुत अच्छे बनते हैं कि रीतिकाल का नाम क्या दिया, अलंकृत काल दिया, और समय जो विभाजन है इनका 700 ईस्वी से माना इन्होंने। और ये मिश्रबंधु का आरंभिक, मध्य और अलंकृत, परिवर्तन, वर्तमान, ऐसे 5 विभाजन किया इन्होंने। अब लोगों की विचारधारा सुनिए, उन्होंने किस तर्क पे इसको अस्वीकार किया इन्होंने। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि सारे रचना काल को आदि, मध्य और अंत ऐसे करके टिप्पणी दी कि इसमें आंखें मूंद कर बांटना, ये भी ना देखना कि वो किस प्रकार औचित्य है। तो ये टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की, आप ध्यान रखिएगा इसका। ये टिप्पणी किसने की, शुक्ल ने की है मिश्रबंधु विनोद के लिए। तो इस प्रकार ये इनका ये हुआ मिश्रबंधु विनोद का। आगे हम देखिए रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा का ये देखिए समय विभाजन मैंने बताया था 750 ईस्वी। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है। ये 1938 में लिखा, 1938 में, आपको पता होगा। इनका समय विभाजन 750। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो समय है वो कहाँ तक माना गया, 750 ईस्वी से। इन्होंने आदिकाल को, अब ये देखिए यहाँ पे, इन्होंने आदिकाल का नामकरण दिया, ये इन्होंने संधिकाल और चारणकाल। ये जो सवाल यहाँ से आएगा आपके कि आदिकाल को चारणकाल किसने कहा, तो ये आएगा अपने रामकुमार वर्मा। फिर उन्होंने जो सामान्यतः नाम होते हैं भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल, तो ये नाम सामान्य है, इनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे।
मेन सवाल यहीं पे है कि चारण काल किसने नाम दिया, और इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, कि यहाँ से इनके सवाल बनने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट देखिए रामचंद्र शुक्ल, इसके सवाल तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। अब इनके हिंदी साहित्य का इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। आपको पता है ये बहुत अपने हिंदी साहित्य का इनका आधार ही यही है, अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ये से 1929। ठीक है, इन्होंने वीरकाल नाम दिया। वीरकाल किसका, फिर से आपको एक बार और बताती हूँ, ये आदिकाल को ही इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। क्यों, ये इन्होंने कुछ ना अपनी पंक्तियाँ रखी है कि जैसे इन्होंने वीरगाथा काल इसलिए नाम दिया कि उस टाइम जो रासो ग्रंथ थे उनके आधार पर भी, क्योंकि रासो ग्रंथ आपको पता है कि वो वीर रस से प्रधान थे अधिकतर, और तो उन्होंने उनको, जबकि हालांकि वो अभी वर्तमान में अधिकतर उनमें से अप्रमाणिक है, अधिकतर जो है वो अप्रमाणिक है, पर फिर भी इन्होंने 1050 से माना। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लगभग 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है। उससे पहले जो है वो अपभ्रंश की जो कुछ रचनाएं थी, और जो दूसरी जैन वगैरह थी उनकी रचनाएं थी। अपभ्रंश की रचनाएं लगभग 1000 ईस्वी के पहले जो थी वो अपभ्रंश की रचनाएं थी, तो इन्होंने 1050 ईस्वी से माना 1375 वीरगाथा काल, आदिकाल को इन्होंने ये नाम दिया। इनका तो ये वीरगाथा काल और ये गद्य काल, ये जो दो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछने के लायक। और ये जो समय विभाजन है वो 1350 से 1375, फिर भक्ति काल है इनका 1375 से 1700, फिर रीति काल है 1700 से। रीति काल में लगभग सभी जितने भी कवि रहे, जितने भी साहित्यकार हैं, उन्होंने लगभग एक ही यही माना 1700 से 19 से। और गद्य काल है वो 1900 से माना इन्होंने। और गद्य काल में भी अब जैसे आपको पता है कि गद्य काल कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो आधुनिक काल रहा, जैसे मैं अपने ये रहा था भारतेंदु और अपने ये दिव्यति, छायावाद, तो ये सारे इनमें सभी में गद्य में ही रचना नहीं, कहीं आगे जाके पद्य में भी रचनाएं होने लगी थी, तो इन्होंने ये गद्य काल कहना उचित नहीं माना। और वीरगाथा काल पे तो बहुत सारी इनके आपत्तियां जताई गई, पर फिर भी सब लोगों ने नतमस्तक होकर इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि अपने हिंदी साहित्य का आधार ही यही रामचंद्र शुक्ल रहे हैं अपने। और इसके आगे है गणपति चंद्र गुप्त, इनका कुछ खास नहीं है, इसमें ये है कि इन्होंने 3 विभाजन किए प्रारंभिक काल, और इनका जो समय विभाजन है वो पूछा जाता है 1184। अब वो क्यों, वो इस प्रकार है, देखिए इन्होंने क्या करा, प्रथम कवि जो है वो शालिभद्र सूरि को माना, शालिभद्र सूरि को माना। ठीक है, शालिभद्र सूरि की रचना आपको पता हो तो पता है कि भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली, जो कब लिखी गई थी 1184 में। इसलिए इसी रचना, क्योंकि इन्होंने प्रथम कवि ही शालिभद्र सूरि को माना, और जो 1184 में लिखी, तो इन्होंने अपना जो रचना काल है वो 1184 से इन्होंने जो प्रारंभिक काल है वहां से प्रारंभ किया। फिर मध्यकाल इतना खास नहीं, विकासवादिता के आधार पर इनका नाम रखा, पूर्व मध्य उत्तर मध्य। फिर आधुनिक काल को तो आधुनिक काल ही नाम दिया। अब इन्होंने जो प्रारंभिक काल है उसको फिर आगे जाके 2-3 भागों में डिवाइड किया। वो कैसे कि इन्हें ये अच्छा है, इनका सवाल पूछने के है कि जैसे धर्म आश्रित काव्य, राज्य आश्रित काव्य और लोक आश्रित काव्य, ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक काल को निम्नलिखित 3 भागों में या ये नाम देखे कि राज्याश्रित, लोकाश्रित या धर्माश्रित ये काव्य किसने बताए हैं, तो यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे। और गणपति चंद्र गुप्त की रचना का नाम क्या, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें देखो ये राज्याश्रित में और धर्माश्रित में, लोकाश्रित में होगा क्या, कौन सा काव्य लिखा गया है। इसमें एक जैसे धर्म से आश्रित, जैसे संत काव्य है और ये लिखे गए इसके अंदर। और जो राज्य आश्रित है, अपने रासो काव्य जितने भी हैं, आपको पता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दरबारी के यहाँ रह ही रहे, किसी न किसी दरबार के यहाँ राजाश्रित रहे, तो जितने भी अपने रासो ग्रंथ लिखे गए वो लगभग इसी राजाश्रित में आएंगे। और लोकाश्रित में जो सामान्य जो जैन साहित्य हैं और कोई दूसरे रचना है जो लौकिक साहित्य से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है या अपने कोई दूसरे रचना से संबंधित है, वो सारे जो थे वो इसमें लोकाश्रित में आ जाएंगे।
तो ऐसे करके इन्होंने 3 विभाजन बताए गणपति चंद्र गुप्त ने, और इनका प्रारंभिक काल का जो समय है वो 1184 है, याद रखना आप। और इसके आगे देखिए आदिकाल के कुछ नामकरण हैं जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे वीर गाथा काल है, आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बहुत सारी आपत्तियां भी हुई इस पे, तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे अपन ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं। सिर्फ ये एक ट्रिक है, आपको अपनी व्यवहारिक जीवन में इसको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ मैं कि जैसे राम जी थे वो बहुत वीर थे क्योंकि उन्होंने रावण जी को मारा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वीर गाथा काल आदिकाल का नाम किसने दिया, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। चारण काल राम कुमार वर्मा ने। अब इसका ऐसे याद रख सकते हो, कुछ चीजें ऐसे जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 750 से जब इन्होंने समय माना है तो अब दिखती बात है कि 1000 से जब हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो रहा है तो इससे पहले अपभ्रंश था, और अपभ्रंश लगभग किसने लिखा, चारणों ने लिखा, तो चारण काल इसलिए इन्होंने चारण और जो ये इन्होंने नामकरण किया है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और बीजोपन काल है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये पहले 1-2-3 सालों पहले यूजीसी नेट में पूछा गया कि बीजोपन काल आदिकाल का नामकरण किसने किया, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आप ये ध्यान रखिएगा। और ये सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। अब ये क्यों, मैं आपको वजह बता देती हूँ कि इन्होंने कोई ना कोई जो भी चीज मानी है वो किसी ना किसी बेस पे मानी। अब राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल क्यों कहा है, वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम हो तो इन्होंने सरहपा जो आपको पता है एक सिद्ध थे, बहुत माने हुए सिद्ध थे, तो इन्होंने क्या करा, सरहपा को पहला कवि माना, तो ये सिद्ध थे, तो इसलिए इन्होंने जो आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। और ये मिश्र बंधु है, इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया, आपको पता है इन्होंने तो समय का विभाजन ही ऐसे किया, आरंभिक काल, मध्यकाल और ये परिवर्तन काल, ऐसे करके इन्होंने नाम दिया है। फिर ये गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने भी प्रारंभिक काल नाम दिया है। ये लास्ट के जो 4-5 फैक्ट हैं ये बहुत अच्छे हैं, मैंने 3-4 किताबों में से देख के और आपके लिए लाई हूँ, ये शायद आपको हर कहीं ना मिले। जैसे जयकाल, ये जो नाम है वो रमाशंकर शुक्ल ने दिया है, जयकाल। प्राचीन काल नाम है, ये शंभुनाथ ने दिया है। उद्भव काल है, ये वासुदेव ने दिया है। अपभ्रंश काल, ये पूछा गया सवाल है, धीरेन्द्र वर्मा। और गुलेरी ने भी दिया ये नाम, आप ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसको अपन निक नाम जिनका गुलेरी है, चंद्रधर शर्मा, इन्होंने भी अपभ्रंश काल दिया है। और ये देखो, इनको एक ये याद करने का ट्रिक है, जैसे शंभु, प्राचीन से जो शंभु यानी शिव शंभु, अपन जो भगवान है शिव जी उनको मानते हैं, तो ये जो शंभु है वो तो बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्राचीन काल से कौन चला रहे, शिव शंभु। और वासुदेव, अभी ऐसे कर सकते हैं कि जैसे धरती का उद्भव से होने से ही वासुदेव ने किया है, तो कृष्ण ने, तो ऐसे उद्भव काल इनका मान सकते हैं अपन। और रमा और शंकर के साथ में सब लोग जो है वो जय करते हैं, ऐसे करके कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं, अगर ऐसे याद नहीं हो तो आप देखिए एक बार फिर से। ये यहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, मिश्र बंधु विनोद, आरंभिक काल। इसमें मैं मोस्ट फैक्ट बता देती हूँ कि याद क्या करना आपको, कि इसमें ये 700 ईस्वी से इन्होंने प्रारंभ माना है, आदिकाल का नाम ही इन्होंने आरंभिक काल दिया है, आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि इन्होंने आदिकाल का नाम आरंभिक दिया है। मध्यकाल का मतलब भक्तिकाल होता है, और ये अलंकृत नाम, ये बार बार पूछा जाता है सवाल कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो ये मिश्र बंधु विनोद ने कहा है। इनकी पुस्तक का नाम मिश्र बंधु विनोद था, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। लिखी कब थी, 1930 में, 1913 में इसका फर्स्ट संस्करण आया था। फिर परिवर्तन काल, वर्तमान काल, और ये राम कुमार वर्मा है जिन्होंने ये दोनों मिला के आदिकाल हो गया इनका समय विभाजन आप ध्यान रखिएगा, 750, ठीक है। फिर चारण, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सामान्यतः नाम है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फिर रामचंद्र शुक्ल है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ का नाम है, आप ध्यान रखिएगा, 1929 में लिखा था स्वतंत्र रूप से। और वीरगाथा काल, आदिकाल का ही नाम इन्होंने वीरगाथा काल दिया, समय विभाजन इनका 1050 के आसपास रहा है, शुरू माना इन्होंने। और जो आधुनिक काल है उसको इन्होंने गद्य काल दिया है। फिर ये गणपति चंद्र गुप्त है,
और जिन्होंने 1184 माना है, क्योंकि वो शालिभद्र शूरी को मानने की वजह से, प्रथम मानने की वजह से, ये धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, ये इन्होंने विभाजन किया है। फिर ये आदिकाल के नामकरण है, आप एक नज़र और डालिएगा। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल रामकुमार वर्मा, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, और ये जयकाल रमाशंकर शुक्ल, प्राचीन काल शंभुनाथ, उद्भव काल वासुदेव, अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। ये इस प्रकार है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसका समय विभाजन मानना है, ये अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका मतलब लास्ट में जिन्होंने भी जितने भी बताए हैं, पर माना यही है। आपको पता है, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे ही पढ़ते हैं, बस खाली वीरगाथा काल है, इसको हम आदिकाल के नाम से पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है आदिकाल शुरू, तो बस एक ये है। फिर भक्ति काल पढ़ते ही हैं, रीति काल, गद्य काल, ये यहाँ से गद्य का उद्भव और विकास आपको पता हो तो अपना हिंदी साहित्य का चौथा विभाजन यहीं से शुरू होता है, जिसमें हम भारतेंदु और ये अपने द्विवेदी, छायावाद, ये हम आगे पढ़ते हैं, प्रगतिवाद। तो ये गद्य काल का उद्भव और विकास जो चौथा भाग है। तो हम जो अभी वर्तमान में जो पुस्तकें पढ़ते हैं और जिनमें विभाजन है, वो रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से चलता है। तो ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार, और मैं इनके कुछ आपको क्वेश्चंस आंसर भी करवा दूंगी, प्रैक्टिस सेट भी लेके आ जाऊंगी 50 क्वेश्चंस के, जो इसके बाद में हम आदिकाल के बाद में इनका कर लेंगे एक साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लाइक कीजिए, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लास्ट में ट्रिक के हिसाब से बताई जाती है। तो शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।